हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश कुमार सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ और साइंस की सीरीज़ शुरू हो रखी है यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम HSSC, SSC, RRB के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, तो जो मर्जी एग्जाम हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में से या तो न्यूमेरिकल या फिर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर मिलता है। आपने नोट भी किया होगा अगर आप कंपटीशन के एग्जाम देते हो तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको एक टर्म का पता होना चाहिए। वो टर्म है हमारी चार्ज या आवेश। ठीक है दोस्तों, तो चार्ज या फिर आवेश क्या होता है? तो ये क्या होता है दोस्तों, यह पदार्थ का वह भौतिक गुण होता है। यह पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत क्षेत्र में एक बल का अनुभव करता है। कि कोई पदार्थ है, अगर उसके ऊपर आवेश है, उसको यदि हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा? एक बल लगेगा। अगर उस पदार्थ के ऊपर आवेश नहीं है तो कोई बल नहीं लगेगा। तो उस पदार्थ के ऊपर आवेश के कारण ही वो बल आता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलते हैं, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रख देते हैं तो इसके ऊपर क्या लगता है? एक बल लगता है। ये क्या करता है? एक बल का अनुभव करता है। तो दोस्तों, इस चार्ज की वजह से क्या होता है? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर या इस वस्तु के ऊपर क्या आता है? बल आता है। और अगर इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो कोई बल नहीं आएगा। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना दोस्तों, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर बल लगेगा। किस दिशा में? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? क्या होगा? विपरीत दिशा में बल लगेगा। किस दिशा में? विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ है, अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो इसके ऊपर क्या होगा? विपरीत दिशा में बल लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना। अब हम बात करते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो जो चार्ज है वो दो तरह के होते हैं। एक चार्ज होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। दो तरह के चार्ज होते हैं दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो तरह के चार्ज होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और आ जाता है कि भाई चार्ज के आने का कारण क्या है किसी वस्तु के ऊपर? कोज ऑफ द चार्ज क्या है? ठीक है, तो कोज ऑफ द चार्ज या कारण क्या होता है चार्ज का? तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होता है? किसी वस्तु के ऊपर चार्ज आने का कारण होता है। ठीक है, अब हमने बात करी कि भाई चार्ज आने की वजह क्या है। देखो, क्वेश्चन ये इस तरह से आ सकता है ऑप्शन के साथ कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से या प्रोटॉन के ट्रांसफर से या न्यूट्रॉन के ट्रांसफर से। तो किसके ट्रांसफर से होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, प्रोटॉन्स के ट्रांसफर से नहीं होता। क्योंकि प्रोटॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन क्या होते हैं? नाभिक के अंदर होते हैं। ठीक है, किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि किस वस्तु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस वस्तु के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये बड़े ध्यान से समझने की बात है। मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या है? दो ऑब्जेक्ट हैं, ए और बी। ठीक है, हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया ए ऑब्जेक्ट से बी ऑब्जेक्ट में। हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया ए ऑब्जेक्ट से बी ऑब्जेक्ट में। तो जिस ऑब्जेक्ट से हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो उसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन हमने डाले हैं उसके पास आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके पास क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि मिनिमम चार्ज कितना पॉसिबल है? मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना है? ठीक है, आपके पास कोई वैल्यू गिवन होगी तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना है? तो यहां पे याद रखना, यहां से आप समझ सकते हो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या होता है? चार्ज आता है। और ज्यादा से ज्यादा कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर कर सकते हैं? तो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं? एक को। तो अगर आपने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। कितना आएगा? तो इसके ऊपर चार्ज आएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझें,
सबसे कम पॉसिबल चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम, और इतना ही चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है कि अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज इतना, और जिसके पास गया है उसके पास चार्ज आएगा नेगेटिव इतना। ठीक है, तो दो तरह का चार्ज इस तरह से हमारे पास आता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कूलम लॉ की। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आप पहले समझें। देखो, जो चार्ज होते हैं कहीं पे दो या दो से ज्यादा चार्ज रखे हुए हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं। अब बल कैसे लगाते हैं, देखो बल दो तरह का हो सकता है, या तो आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखना कि अगर समान चार्ज है, क्या है, समान चार्ज है, सेम चार्ज है, ठीक है, लाइक चार्ज है, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर असमान चार्ज है, अगर असमान आवेश है या चार्ज है या अनलाइक चार्ज है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो दो तरह से बल लग सकता है। समान चार्ज है मतलब या तो दो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दो नेगेटिव नेगेटिव हो, एक दूसरे को क्या करेंगे, परे धकेल लेंगे। और अगर असमान एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब यहाँ पे रिपल्सन और अट्रैक्शन ये क्या होता है, ये एक बल होता है। कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भी दो चार्ज रखे हुए हैं उनके बीच में क्या होता है, बल होता है। अब वो बल कितना है, किन फैक्टर पे निर्भर करता है, किन फैक्टर पे निर्भर करता है, किस तरह से वैरी करता है, वो सारी चीजें किसने एक्सप्लेन करी थी, वो एक्सप्लेन करी थी कूलम ने। ठीक है, तो उसने एक लॉ दिया था जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कूलम लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों समझते हैं कूलम लॉ क्या होता है। मान के चलते हैं कहीं पर दो ऑब्जेक्ट है, एक के ऊपर चार्ज है Q1 और दूसरे के ऊपर है Q2। ठीक है, दूसरे के ऊपर क्या है, Q2 है। तो यहां पर बात को समझें, ये इनके बीच की क्या है, दूरी है। ये चार्ज क्या है, Q1 है, ये चार्ज क्या है, Q2 है। इस तरह से चलो मान लेते हैं। अब देखिए इन दोनों चार्ज के बीच में क्या आएगा, बल आएगा। अब वो जो बल है, बल मतलब फोर्स, वो हमने डिनोट कर दिया किससे, F से। ठीक है, इनके बीच में जो बल आएगा वो निर्भर करेगा पहले वस्तु के ऊपर कितना चार्ज है। ठीक है, और वो साथ में निर्भर करेगा डायरेक्टली दूसरी वस्तु के ऊपर कितना चार्ज है, और ये निर्भर करेगा उल्टा किसके ऊपर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है उसकी स्क्वायर के। ठीक है, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इनके बीच की जो दूरी है। अगर इन तीनों चीजों को मिलाएं तो इनके बीच में जो बल आएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ पे ये साइन क्या है, ये प्रोपोर्शनल साइन है, मतलब ये जो बल है इसके ऊपर निर्भर करता है, बराबर नहीं है। कुछ बराबर होने में अभी कमी है, वो जो कमी है हम पूरी कर देंगे, बराबर लगा दिया और वो कमी पूरी कर देंगे हम किसके साथ, एक कांस्टेंट के साथ। यहाँ पे एक कांस्टेंट हमने लगा दिया K, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है भाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कैसे कि भाई दो चार्ज के बीच में जो बल है किन फैक्टर पे निर्भर नहीं करेगा। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो किन फैक्टर में निर्भर नहीं करेगा, देखो ऑप्शन क्या होंगे, दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती, या दोनों चार्ज की डिस्टेंस के विकर्मानुपाती, और उनके बीच की मीडियम के। एक और ऑप्शन होगा जो इन तीनों फैक्टर से अलग होगा, तो आपको क्या करना होगा, चूज करना होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो हमने कांस्टेंट चूज किया है। ठीक है, अब इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसकी फुल फॉर्म है, देखो ये कांस्टेंट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट है। ठीक है, जो पूरा है वो कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, और इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू कई बार पूछी गई है, एप्सिलॉन नॉट। ये मीडियम होता है, किन चार्ज के बीच में हवा है, वैक्यूम है या कोई अदर मीडियम है, उसके लिए ये चीज होती है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, अगर वैक्यूम की बात करते हैं तो 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है भाई, हमारा कूलम लॉ है जो बताता है कि भाई दो चार्ज के बीच में बल किस तरह से होता है। ठीक है दोस्तों, यहां पे एक और पॉइंट याद रखना, देखो किसी वस्तु के ऊपर जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वह एग्जिस्ट करता है एन ई की फॉर्म में। ठीक है, किसकी फॉर्म में, आपने तो पढ़ लिया कि मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, जितना की चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, और कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब किसी वस्तु के ऊपर जो चार्ज होता है वो इस फॉर्म में होता है। अब इसको समझें, ये क्या है, देखो मैंने कहा कि चार्ज आता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। तो मान के चलते हैं कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, 10 किए। ठीक है, तो उस वस्तु के ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा 10 गुना इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर किए हैं, 10 गुना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है 1.6 इंटू। तो दोस्तों यहां पर n क्या है कि हमने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो ये क्या है, हमारा कूलम लॉ है। तो इसके बाद दोस्तों बिल्कुल छोटी छोटी हमारी डेफिनेशन रहेंगी कुछ। तो दोस्तों आप यहाँ पे हम जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी पढ़ेंगे। इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे एचएसएससी और आरआरबी के एग्जाम में, वो सारे डिस्कस हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर को हम विद न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ छोटी छोटी टर्म्स आएंगी। तो छोटी छोटी टर्म्स में सबसे पहले क्या है, विद्युत क्षेत्र है। सबसे पहला क्या है, विद्युत क्षेत्र, या फिर हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब आपने पढ़ा कि एक चार्ज क्या करता है, अपने आसपास दूसरे रखे हुए चार्ज के ऊपर बल लगाता है। ठीक है दोस्तों, मान के चलते हैं यहाँ पे एक चार्ज है, उसके ऊपर मैंने चार्ज दे दिया पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, अगर इसके आसपास कोई दूसरे चार्ज रखेंगे उनके ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो इस चार्ज का विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, देखो भाई इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र क्या है, वो क्षेत्र, इसके चारों ओर का वो क्षेत्र जहां तक ये दूसरे चार्ज के ऊपर बल लगा सके, वो क्या होता है, इसका विद्युत क्षेत्र होता है। कि मान के चलते हैं अगर हमने कोई चार्ज यहां पे रख दिया तो उसके ऊपर बल लगाएगा। अगर हमने ये चार्ज इसके क्षेत्र से बाहर रख दिया तो इसके ऊपर ये कोई भी बल नहीं लगाएगा। ठीक है, तो जहां तक ये बल लगाता है वो क्या होता है, इसका विद्युत क्षेत्र होता है। यहाँ पे दोस्तों आगे एक और टर्म होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमारी नेक्स्ट टर्म क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, या विद्युत क्षेत्र तीव्रता, क्या कहते हैं इसको, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। तो ये थोड़ी कॉमन सी टर्म है, यहां पे आप याद रखना। देखो विद्युत क्षेत्र क्या है, किसी चार्ज के चारों का सारा क्षेत्र जहां तक क्या करें, ये इसके ऊपर बल लगा सके। लेकिन अगर हम बात करें किसी एक सिंगल पॉइंट की, कि हमको तो सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर देखना है कि ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर कितना बल लगाएगा, हमको तो सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर देखना है। हमको नहीं पता कहां तक ये अट्रैक्ट रिपेल करता है, हमको सिर्फ एक सिंगल पॉइंट की बात करनी है। जब हम एक सिंगल पॉइंट की बात करते हैं कि भाई कोई गिवन चार्ज है, कोई चार्ज है, वो किसी पॉइंट के ऊपर दूसरे चार्ज के ऊपर कितना बल लगाता है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। ये क्या होता है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए टेस्ट चार्ज, या फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज, कि भाई कोई चार्ज रख दिया हमने, वो इस पॉइंट के ऊपर कितना बल एक्सपीरियंस करेगा, वही क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, अगर बात करें विद्युत क्षेत्र तीव्रता की यूनिट क्या होती है, तो बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है, कूलम। ठीक है, तो आवेश की यूनिट क्या होती है दोस्तों, आवेश की यूनिट क्या होती है, आवेश की यूनिट होती है कूलम। ठीक है, आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। हम इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, सी से रिप्रेजेंट इसको हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे एक और परिभाषा आती है विद्युत क्षेत्र लाइन। ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, देखो हमने कहा कि क्या होता है, किसी चार्ज के चारों ओर कोई क्षेत्र होता है जहां तक क्या करता है, ये दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो हमको कैसे पता चले कि इस चार्ज के चारों ओर कहां तक वो क्षेत्र है जहां तक ये दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, मतलब उस क्षेत्र को हमको क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो रिप्रेजेंट करें कैसे, तो किसी चार्ज के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं,
काल्पनिक रेखाएं बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? काल्पनिक रेखाएं बनाते हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस हम बनाते हैं। तो किसी चार्ज के चारों ओर के विद्युत क्षेत्र को हम काल्पनिक लाइनों से दर्शाते हैं, उन्हीं काल्पनिक लाइन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। आगे क्वेश्चन कई बार हमने देखा है, आरआरबी में क्वेश्चन आया था कि वे विद्युत क्षेत्र लाइंस की क्या प्रॉपर्टी नहीं है। तो इनकी प्रॉपर्टी है कुछ, एक बार आप ध्यान से सुन लें, आप अगर नोट करना चाहो तो कर सकते हो। तो देखो, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जो ये जो विद्युत क्षेत्र लाइन है ये क्या करेंगी? बाहर की ओर होंगी। और अगर यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है, देखो अगर पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ होगी लाइन, और अगर नेगेटिव है तो अंदर की तरफ होंगी। इलेक्ट्रिक लाइन की दिशा क्या होंगी? चार्ज की तरफ होंगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो इनके सरफेस से शुरू होती हैं, सरफेस से शुरू होती हैं, ठीक है, और दूर जाके कहीं खत्म हो जाती हैं। ये डिसकंटिन्यूअस लाइन है, मतलब इनका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में क्रॉस नहीं करती हैं, कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है किसी चार्ज के आसपास जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या होती हैं? क्लोज होती हैं। यहाँ पे देखते हो चार्ज के पास ये क्या है? इनकी दूरी कम है, और जैसे जैसे चार्ज से दूरी बढ़ती जाएगी तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की भी दूरी क्या होगी? बढ़ती जाएंगी। मतलब कहने का आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी क्लोज होंगी उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जितनी दूर दूर होंगी उतना ही वीक क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो टर्म है ये प्रॉपर्टी थी, इसकी ध्यान से आप अगर लिखना चाहो तो वीडियो को स्लो करके या रोक करके आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? विद्युत विभव है। विद्युत विभव या पोटेंशियल भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पोटेंशियल हम इसको कहते हैं। देखो, मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? कोई चार्ज है, ये क्या है? चार्ज है। हमको बात करनी है, यहाँ पे कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल। देखो, पोटेंशियल क्या होता है, विभव क्या होता है, ये हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ होता है। तो हमने कोई पॉइंट चूज कर लिया, तो इसकी सिर्फ आपको परिभाषा याद रखनी है। तो परिभाषा इसकी क्या होगी? यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज है जिसका मात्रक आप ये भी बोल सकते हो कि ये 1 कूलम का चार्ज है। कितने कूलम का चार्ज है? 1 कूलम का चार्ज है। और ये क्या है? इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो किसी पॉइंट के ऊपर जो कि किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? इस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या कर रहे हैं? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आ रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो भी पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन टू कैरी ए चार्ज, वर्क डन टू कैरी ए चार्ज, ठीक है, टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी गिवन चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। कि भाई इस पॉइंट के ऊपर चार्ज को लेके आने के लिए हम जितना वर्क करते हैं वही क्या है? इसका विभव है। ठीक है, और विभव की यूनिट क्या होती है दोस्तों? विभव की यूनिट क्या होती है? विभव की यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक है, क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे इसकी यूनिट एक और हो सकती है, जूल पर कूलम। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से पोटेंशियल का यूनिट कौन सा नहीं है, तो जूल पर कूलम है, वोल्ट है। अगर कोई तीसरा ऑप्शन है तो इनमें से आपको वो चूज करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहां पे कुछ पॉइंट्स हमारे बनते हैं। कोई होलो मेटालिक बॉडी है, ठीक है, कोई मेटालिक बॉडी है जो अंदर से क्या है? खाली है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। और विद्युत विभव या पोटेंशियल कितना होता है? पोटेंशियल कितना होता है? समान होता है, वो 0 नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। और पोटेंशियल कितना होता है दोस्तों? समान होता है। तो याद रखना। तो इस पे जो क्वेश्चन कई बार बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई मान के चलते हैं कि भाई बिजली कड़क रही है, तो भाई हम किसी गाड़ी में जा रहे हैं, किसी गाड़ी में हम कहीं जा रहे हैं और काफी बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो कहां पर सेफ होगा,
कहाँ पर सेफ होगा कि हम किसी पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाए या फिर हमारी कार में ही बैठे रहें, कहाँ पर ज्यादा पॉसिबिलिटी है बिजली के गिरने की। तो इसका आंसर क्या होगा, हमको अपने कार में ही बैठना चाहिए, कार में ही बैठना चाहिए। ठीक है, क्यों यहां पर क्यों, क्योंकि कार के अंदर, कार का क्या होती है, मेटल की बॉडी होती है, होलो मेटालिक कोई बॉडी ही होती है। तो क्या होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो जब मान के चलते हैं यहाँ पे कोई बिजली गिरनी थी तो क्या है, यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से अर्थ और क्लाउड्स के बीच में जो कनेक्शन है वो क्या हो गया, कट हो गया, और यहाँ पे बिजली गिरने की पॉसिबिलिटी क्या है, कम है। तो हमको हमारी कार में ही बैठना चाहिए, रादर देन कि हम किसी पेड़ के नीचे जाकर के खड़े हो जाए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है काफी, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, ठीक है, ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको विद्युत धारिता कहते हैं। सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टर्म को बड़ी ध्यान से आपको समझना होगा। विद्युत धारिता क्या होती है, देखो इस टॉपिक को हम इस तरह से शुरू करते हैं कि भाई मान के चलते हैं हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, हम क्या कर रहे हैं, इसको चार्ज दे रहे हैं। तो अगर हम इसको चार्ज दे रहे हैं तो इसके पोटेंशियल में क्या होगा, इजाफा होगा, इसकी पोटेंशियल में क्या होगी, इंक्रीजनेस होगी। ठीक है, तो इसी टर्म को हम लेकर के चलते हैं कि जो पोटेंशियल होता है किसी वस्तु का, विभव होता है, वो डिपेंड करता है हमने कितना उसको चार्ज दिया है। जितना चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये आप यहां से समझ सकते हो, जैसे हमारे घरों में बैटरी रखी होती है इन्वर्टर के साथ, तो हम उसको जितना चार्ज देते हैं, ठीक है, बैटरी डाउन हो जाती है, फिर हम उसको चार्ज करते हैं, जितना हम उसको चार्ज देते हैं उसका पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता जाता है। जब उसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है, 12 वोल्ट हो जाता है, तब उसको हम चार्ज ज्यादा नहीं दे सकते। तो यही से वो टर्म है कि हम जितना चार्ज देंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल क्या करेगा, बढ़ेगा। अब यहाँ पे दोबारा से क्या है, ये प्रोपोर्शनल साइन है, ये बराबर साइन नहीं है, ये क्या है, प्रोपोर्शनल साइन है। तो प्रोपोर्शनल को हटा करके हमने क्या करना है, बराबर लगाना है, और बराबर जब भी लगाते हैं एक कांस्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट यूज करते हैं, यही कांस्टेंट क्या है, इस वस्तु की कैपेसिटेंस है, इस वस्तु की क्या है, धारिता है। ठीक है, इस वस्तु की क्या है, धारिता है। और अगर बात करें इसकी परिभाषा की, इसकी डेफिनेशन की, तो इसकी परिभाषा क्या है, किसकी परिभाषा, कैपेसिटेंस की। ये क्या है, किसी वस्तु के अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने की क्षमता, किसी वस्तु की अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने की क्षमता, कि वो कितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, वही क्या होती है, उसकी कैपेसिटेंस होती है। तो यहां भी अगर हम देखें, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो C इक्वल टू क्या है, Q अपॉन V। यहाँ पे यही फॉर्मूला है, मैंने V को क्या किया, Q के नीचे डिवाइड में लिख दिया, यही फॉर्मूले को मैंने ऐसे कर दिया, और यहाँ से क्या है, हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि भाई विद्युत धारिता का मात्रक क्या है। मात्रक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक है दोस्तों फैराड। मात्रक क्या है इसका, फैराड है। ठीक है, मात्रक क्या है, फैराड है। अब देखो विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, फैराड है। ठीक है, कैपेसिटेंस आपने समझ लिया, किसी वस्तु की चार्ज को स्टोर करने की क्षमता क्या होती है, कैपेसिटेंस होती है। अब यहीं से एक टर्म निकल करके आती है कैपेसिटर, यहीं से एक टर्म निकल कर आती है कैपेसिटर, या फिर इसको क्या कहते हैं हम, कंडेंसर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, कंडेंसर है। ठीक है, और आपने ये नाम सुना भी होगा। ये कहाँ पे होता है, देखो ये फैंस या कोई भी मोटर है उसके साथ ही अटैच में होता है। ठीक है, अब कैपेसिटर होता क्या है, इसकी परिभाषा अगर इसी से बनाए, देखो किसी वस्तु की चार्ज को स्टोर करने की क्षमता क्या है, कैपेसिटेंस है। हमने एक उपकरण बना दिया जिसमें क्या है, चार्ज को स्टोर करने की क्षमता, तो वह उपकरण जिसमें हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को स्टोर करके रख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। लेकिन ये बैटरी नहीं है, बैटरी का फंडा और है, उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती, इसमें भौतिक रिएक्शन होती है। इसमें दो प्लेट होती हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम दे देते हैं, दूसरे के ऊपर नेगेटिव। तो इससे क्या होता है, उस कैपेसिटर में एनर्जी भर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कैपेसिटर में एनर्जी किस फॉर्म में होती है, तो किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है। तो कंडेंसर क्या है, वह उपकरण जिसमें हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाई कंडेंसर या कैपेसिटर का कार्य क्या है। इसका कार्य क्या है, देखो इसके दो कार्य हैं।
एक तो पहला कार्य क्या है, ये किसी मोटर के ऊपर लगा होता है, जैसे फैन के साथ लगा है, फैन भी क्या है, एक मोटर ही है। ठीक है, पहली बात, उस मोटर को एक फिक्स डायरेक्शन देता है। हर बार जब भी हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, वो जो मोटर है वो एक फिक्स दिशा में, एक निश्चित दिशा में घूमेगी। वो किसकी वजह से, कैपेसिटर के कारण। अगर हम कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो वो किसी निश्चित दिशा में नहीं घूमेगी, वहीं पे वाइब्रेट करेगी, हमको एक बार उसको हाथ से घुमाना पड़ेगा। दूसरा कार्य क्या है, दूसरा कार्य क्या है, जो मोशन होता है, जो मैकेनिकल मोशन होता है मोटर का, उसमें भी क्या करती है, थोड़ी सी वृद्धि करती है, थोड़ी सी इंक्रीजनेस करती है। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी हर बार एक्स्ट्रा डाल देती है फैन में, जिससे मोटर क्या करती है, थोड़ी सी तेज घूमती है। ठीक है दोस्तों।